आजकल क्रिप्टो इंडस्ट्री बड़ी अजीब सिचुएशन में है भाई। मतलब जब भी यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी दिखती है तो मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है अचानक से, जिससे पूरी इंडस्ट्री फिर से नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है यहाँ पे। कि लूना क्रैश हुआ था, फिर उसके बाद सेल्सियस नेटवर्क एपिसोड हुआ, एंड अभी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंजेस वर्ल्ड ने डिपॉजिट, विड्रॉल्स और ट्रेडिंग अपने प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह बंद कर दिए, और इसमें लोगों के करोड़ों रुपए फंस गए। एंड अब इंडिया में भी ईडी ने कॉइन स्विच और कॉइन डी6, दो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, उनको नोटिस भेज दिए टू चेक एलिज्ड फॉरेन एक्सचेंज वॉलेशंस। मतलब क्रिप्टो मार्केट तो एक तरफ गिर रही है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री जो है उसमें काफी पैनिक इस वक्त देखा जा सकता है। एंड इसकी वजह से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बड़ी टेंशन में है यार। मतलब काफी पहले से टेंशन में पूछ रहे हैं कि भाई जब बड़े बड़े एक्सचेंजेस जो वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्रिप्टो स्कैम्स लगातार सामने आ रहे हैं, जिन टोकन्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे वो 90% तक क्रैश हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? मार्केट में बने रहें या अपना पोर्टफोलियो जितना भी बचा हुआ है अब उसे बेच दें? और कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई मतलब हम तो अब तक जो बाय डिप्स कर रहे हैं वो करते करते थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एंड अब हम क्या करें? तो चलें आज आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बात करते हैं आज क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से। आज काफी दिन के बाद आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं, काफी ट्रैवल कर रहे थे, तो आज अपनी सारी कसर पूरी कर लेते हैं और आदित्य से आपके सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू अनकट आदित्य। काफी दिन के बाद आपसे जुड़ना हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंडिया में जो अब ये 1% टीडीएस इंप्लीमेंट हो गया है, तो उसकी वजह से एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम जो गिरी हुई थी वो ऑल टाइम लो पे आ गई है, 90% तक डाउन हो गई है। तो ऐसे में इन एक्सचेंजेस का फ्यूचर क्या है? ये बिजनेस कैसे करेंगे? बिकॉज एक्सचेंजेस ही नहीं रहेंगे इंडिया में तो भाई लोग ट्रेड कैसे करेंगे, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? डेफिनेटली आयाश जी, अभी 1% टीडीएस अगर आप बोलेंगे, एक तरह से इट वाज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन। जहां पर जब से 1% टीडीएस इंप्लीमेंट हुआ है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो टू आईएनआर ट्रेडिंग हो, हमने जैसे पहले आपके साथ जो सेशन किया था वहां पर भी हमने बात करी थी कि जब वो इंप्लीमेंट होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल जो है कुछ ट्रेड्स के अंदर ही यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ऑल्दो आप टीडीएस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 साल आपको वेट करना पड़ता है। तो अब वही सिनेरियो जो है हमको देखने को मिला जब से 1% टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है। अगर आप देखेंगे, जहां पर एक्सचेंजेस $145 मिलियन का ट्रांजेक्शन एक दिन के अंदर मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे एक दिन के अंदर, वो गिर के $4 से $5 मिलियन के अंदर यहाँ पर आ गए। और सब एक्सचेंजेस के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि रेवेन्यू तो वो जनरेट करते हैं ट्रेडिंग फी से, और वो रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका तभी है जब लोग ट्रेड करें, जो अब वो कर नहीं रहे हैं। तो उनके लिए भी रेवेन्यू अब जनरेशन करने का कोई ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, जो हमको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम पे और नीचे की तरफ गिर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या फ्यूचर यहाँ पर हो सकता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके, तो जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि काफी एक्सचेंजेस ने अच्छी फंडिंग यहाँ पर भी उठाई है अभी इस बुल रन के अंदर, तो फाइनेंशियली तो कम से कम वो सॉल्वेंट है। यहाँ पर उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो आने वाले कुछ महीने यहाँ पर निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक ये आने वाले महीनों के अंदर वो उनके लिए अब इंपॉर्टेंट रहेगा फिगर आउट करना कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लेके आ पाए, जिससे हम यहाँ पर वॉल्यूम फिर से जनरेट कर पाए, क्योंकि रेवेन्यू तो उनको जनरेट करना पड़ेगा, उनके इन्वेस्टर्स भी हैं। तो उसमें एक ऑप्शन जो हो सकता है, जितना मेरे को देख के समझ में आ रहा है और एक्सचेंजेस की जो स्टेटमेंट भी आई है, कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप देखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जहां पर होता क्या है कि अभी जो टैक्स के रूल्स आए हैं वो वीडीए के ऊपर है, जब आप डिजिटल एसेट्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रहे हैं, आप वीडियो को नहीं बाय कर रहे हैं। तो उनका बोलना यह है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके ऊपर 1% टीडीएस जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो एक ऑप्शन यहाँ पर जो है हो सकता है, और लोगों के लिए फिर उसके अंदर ट्रेडिंग का ऑप्शन हो सकता है, तो उससे वो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। साथ में उनको और भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अब देखिए, ट्रेडर्स तो काफी है क्रिप्टो के अंदर, तो वो ट्रेडर्स अब जब ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जितना मेरे को सुनने में आ रहा है, कि एक्सचेंजेस ये भी देख रहे हैं ऑप्शंस की स्टॉक मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट, उसकी भी लाइसेंसेस किसी तरह से एक्वायर करके वो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि उनको अब इतना बिजनेस उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। अब ये देखिए, बुल मार्केट में जिस तरह का वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, इतना एक्सपैंड कर लिया, इतनी हायरिंग कर ली, इतना इन्वेस्टमेंट उठा लिया, अब वो एकदम से सारी चीजें रुक जाएंगी तो वैसे तो नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक्सचेंजेस लेके आ सकते हैं। देखिए, जाने तो नहीं वाले, ऐसी टफ सिचुएशन तो आती है। अब इतना बिजनेस जब बन चुका है, जैसे छोटे एक्सचेंजेस, डेफिनेटली उनका वॉल्यूम जब नहीं आएगा तो उनके पास कुछ ऑप्शन रहेगा नहीं। जब उनके लिए बिजनेस चलाना ही इतना महंगा पड़ जाएगा, जितना वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो छोड़ सकते हैं। लेकिन बड़े एक्सचेंजेस जो है कुछ ना कुछ ऑप्शंस लेके यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे। बाकी देखते हैं किस तरह से चीजें आगे होती हैं। आदित्य, ये जो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, तो क्या ये ऐसे ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग होगी जैसे कि हम स्टॉक्स में देखते हैं, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में देखते हैं, मार्जिन लीवरेज ट्रेडिंग, या फिर कुछ और होगा? इस पर थोड़ा आइडिया दें।
हाँ, मार्जिन ट्रेडिंग तो डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आप वीडीए को लोन करते हैं, जो जैसे कुछ एक्सचेंजेस जैसे कॉइन डी6 है उसके ऊपर अवेलेबल है, लेकिन उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग तो एक तरफ हो जाता है जिसमें आप एक्चुअल जो एसेट्स हैं उसी को एक तरह से आप ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है उसमें क्या होता है, आप एसेट्स को नहीं बाय कर रहे हैं, आप बस उसके कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं स्पेकुलेट करने के लिए कि ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो टैक्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो वीडीए की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि आप उसको तो बाय नहीं कर रहे ना, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं ना कहीं लेके जा सकते हैं, तो आप तो कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर रहे हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन उसमें भी अयाज जी देखिए रिस्क है, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारे लोग नए हैं, अब उनको आइडिया नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग का, और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्योंकि लेवरेज का ऑप्शन होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीके से भी उसको ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग मोस्टली जो होता है वो हाईली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए यूजफुल रहता है, बेटर रहता है। तो वो भी एक रिस्क बन जाएगा कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस होती है तो ऐसा नहीं हो कहीं कल को कि लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में और ट्रेड करके अपना पूरा कैपिटल ही लूज करें और उसके कारण और स्ट्रिक्ट जो हमको एक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाए। आदित्य, अभी एक रिपोर्ट आई है कि इंडियन एक्सचेंजेस कॉइन स्विच, कुबेर और कॉइन डी6 जो दो बड़े पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, इनको ईडी ने नोटिस भेज दिए ये चेक करने के लिए कि कहीं ये जो एक्सचेंज है ये फॉरेन एक्सचेंज वॉलेशंस में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ईडी के इन नोटिस को कैसे देखा जाएगा? जो यूजर्स इन एक्सचेंजेस पर हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनमें पैनिक क्रिएट हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आई थिंक अयाज जी, जैसे क्रिप्टो स्पेस को हम देखेंगे ना, क्रिप्टो करेंसी में इतनी सारी चीजें होती हैं, आप एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप प्राइवेट वॉलेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप डीफाई प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड अभी ये स्पेस ऐसा है जिसको लेके रेगुलेटर्स भी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गलत काम यहाँ पर हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड जो फेडरल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास टाइम टू टाइम केसेस आते हैं जहां पर एक्सचेंजेस डेफिनेटली कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन यूजर्स भी तो हैं। जो एक्सचेंजेस को, जैसे बैंक का मिसयूज किया जाता है आज के डेट में, बाकी भी जो हमारे पास सर्विसेज है उसका भी मिसयूज किया जाता है, वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस का भी मिसयूज हो सकता है। तो वहां पर फिर डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि आप इन्फॉर्मेशन दो, नोटिस भेजने पड़ते हैं कि भैया आप ये डेटा हमसे शेयर करिए, उसके बाद कि आप लीगली बाइंड है, आपको ये इन्फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर हमसे शेयर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये यूजुअल है कि फेडरल डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर बैंक्स और बाकी डिपार्टमेंट जो है वहां पर भी अपने नोटिस भेजते हैं। क्रिप्टो में क्योंकि अब ये सारी चीजें फॉर्म हो रही हैं, केसेस सामने निकल के आ रहे हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सचेंजेस, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ एक्सचेंज की तरफ से कुछ गलत होगा, मेरे को लग रहा है कि ऐसे कुछ केसेस होंगे जिसके कारण वो इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा एएमए भी हुआ था सुमित जी के साथ, जो सीईओ को फाउंडर है कॉइन डी6 का, तो उनका भी ये बोलना था कि फेडरल डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उससे तो हम मिलते रहते हैं, तो ये नॉर्मल चीज है, ये चलता रहता है। इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पर कौन सा क्रिप्टो ट्रांसफर हो रहा है, तो हम रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो आई थिंक वही वही सिचुएशन है जो यहाँ पर सामने जो है निकल के आई है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहले नहीं हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है कि मे बी कुछ बड़ा केस तो नहीं। बाकी देखते हैं आगे किस तरह से चीजें होती हैं। यस, होप फॉर द बेस्ट आदित्य, के सब कुछ इन एक्सचेंजेस पर जो है वो ठीक ही रहे। वैसे एक और बड़ी खबर या फिर कहें कि बुरी खबर एक्सचेंजेस से जुड़ी हुई आई थी अभी, कि वॉल्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट, विड्रॉल्स और ट्रेडिंग जो पूरी तरह बंद कर दी है, और बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया इसकी वजह से लोगों के बीच में। तो आप जरा ये समझाएं व्यूअर्स को कि वॉल्ट के साथ क्या हुआ है ऐसा, एक इतना बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उसने सब कुछ बंद कर दिया है, ऐसा क्यों? तो वॉल्ट की अगर बात करेंगे ना यार जी, तो प्राइमरली जब वॉल्ट आया था तो वॉल्ट का बेसिक जो रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल था वो था इंटरेस्ट लेंडिंग लेंडिंग के बेसिस पे, कि यूजर्स आए अपने क्रिप्टो जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर रखें, और वही जो क्रिप्टो है वो अलग प्रोटोकॉल में या इन्वेस्टमेंट करके उस पर हायर इंटरेस्ट अर्न करें, और उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट जो है यहाँ पर यूजर्स को दे। जैसे बैंक काम करते हैं कि लोग जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, बैंक वही पैसा जो है वो बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट के अंदर, एंड वही जो आता है उसका इनकम उनकी भी हो जाती है और वो यहाँ पर यूजर्स को पे कर देते कस्टमर्स को। तो वही सिस्टम जो था वॉल्ट यहाँ पर फॉलो करा था, ऑल दो बाद में उन्होंने अपना एक्सचेंज यहाँ पर लॉन्च किया था, लेकिन उसमें इतना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं था। मेजर उनका बिजनेस जो था वो क्रिप्टो लेंडिंग के अंदर ही था। अब रिसेंट जो ये केस हुआ लूना का केस, जैसे आप फॉलो कर ही रहे होंगे कि लूना का केस हुआ, उसका सेल्सियस का केस हुआ, ब्लॉकफाई का केस हुआ, तो ऐसे जब कैस्केडिंग हमको काफी इफेक्ट सिचुएशंस देखने को मिली, उसी के बाद वॉल्ट के साथ ये सिचुएशन है, जहां पर अभी तक तो उन्होंने ये बोला नहीं है कि हमारा कोई डायरेक्ट एक्सपोजर था इन किसी फर्म्स के साथ, जैसे थ्री एरो कैपिटल भी यहाँ पर आ जाता है, कि हमने यहाँ पर कहीं पर भी यूजर के फंड्स जो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करे, हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं था। लेकिन काफी ज्यादा जो सोर्सेज के थ्रू जो न्यूज आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वेस्टमेंट था और यूजर्स के जो फंड्स हैं वहां पर इन्होंने लूज कर दिया। जैसे लूना वाला जो केस हुआ था, तो बोलना ये कि उसके अंदर भी उन्होंने लूज कर दिया, ऑल तो ये लोग तो मना कर रहे हैं कि इनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ। एंड तो उस कारण से इनके पास अब उतने पैसे हैं नहीं जितने कस्टमर्स को वापस पे बैक करना इनको चाहिए, तो उसी कारण से इन्होंने अपने जो विड्रॉल्स हैं वो यहाँ पर रोके हैं। और अब ये कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं कि ये रिवैल्यूएट कर रहे हैं कि कितनी इनकी लायबिलिटी बनती है और कितने इनके पास क्रिप्टो एक्चुअली में है।
तो वही ये इवैल्यूएट कर रहे हैं, साथ में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर दूसरी कोई फर्म्स है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इनको एक्वायर करना चाहती है, जैसे भी नेक्सो के साथ इनकी बातचीत चल रही है, वो डील क्रैक होती है कि नहीं होती है। तो जब वो एक बार हो जाती है, इनके फंड्स हो जाते हैं, फिर ये देखेंगे उसके अकॉर्डिंग किसकी कितनी लाइबिलिटी, किसको कितना पे करना है, फिर वो अपने डिपॉजिट जो है ओपन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है कि कोई भी, अगर आप प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, अगर आप यूजर के फंड जो है उसको यूज कर रहे हैं और कहीं पर और यूज कर रहे हैं, तो उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी आनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि यूजर, अगर मैं फंड डिपॉजिट कर रहा हूं तो वो मेरे फंड है, तो वो किस तरह से यूज हो रहे हैं, आप उस पर कैसे इनकम कर रहे हैं, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, स्पेशली क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। आप उसको दूसरे एसेट के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी आपसे मेरे से रिक्वेस्ट करके मेरी परमिशन लेनी जरूरी है। आप उसको जैसे यूएसडीटी या बीटीसी डिपॉजिट कर दिया, आप अपने उस पर खुद पे ऐसे उसको कन्वर्ट करके कहीं और आप डिपॉजिट कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं रहेगी। आई होप ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये एक चीज है, तो उसको लेके भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो है प्लेटफॉर्म को लेके आनी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आदित्य, यूजर्स जो इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करेंगे? कुछ लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स जो है वॉलेट में डाल दी थी और अब विड्रॉल्स नहीं हो रहे, वहां पे फंड का इशू आ रहा है, परेशान है। पूरी मार्केट में एक पेन है, साथ में मतलब जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है उस पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सबसे पहले तो अयाज जी, क्रिप्टो में एक है ना बहुत फेमस सेइंग है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो यहाँ पर आज के डेट में देखिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, चाहे कितना बड़ा एक्सचेंज हो, जैसे बाइनेंस जो है काफी फेमस है, बाकी एक्सचेंजेस भी आप देख लीजिए, या इंडियन एक्सचेंजेस भी आप देख लीजिए, देखिए 100% तो किसी को भी ट्रस्ट मत करिए, सब कुछ देखिए ऑनलाइन। इंडियन कुछ भरोसा नहीं है कौन सा एक्सचेंज यहाँ पर हैक हो जाए, कल को वो कौन सी मिस्टेक करते हैं, या जो भी उनके एक्शंस होंगे, इन द एंड इम्पैक्ट किस पे होगा, वो आप पे होने वाला है, क्योंकि आपका वो मनी है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि क्रिप्टो स्पेस नया है, इतने रेगुलेशन नहीं है, इतने रूल्स नहीं है, तो रिस्क हमेशा रहता है। तो बेटर ये है कि देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, तो अपना, और आपका अमाउंट ज्यादा है, तो आपका हार्डवेयर वॉलेट जो उसके अंदर आप रखें। आप अपनी लाइफ की सेविंग अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख रहे हैं पूरा डिपॉजिट करके, आज वर्ल्ड के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, हालांकि नहीं हो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना और रखना है तो अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखिए। थोड़ा अमाउंट अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर आप एक्सचेंज में रख सकते हैं, ताकि कल को आपको प्रॉब्लम नहीं है। एक्सचेंज में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो बेटर ये है कि 2-3 एक्सचेंजेस के बीच में रखें, ताकि कल को एक के साथ कुछ हो जाए तो कम से कम बाकी 2 एक्सचेंजेस पे तो कम से कम आपके फंड सेफ हो, तो वो बेटर तरीका रहेगा। लेकिन अभी वर्ल्ड की जो सिचुएशन हुई है, देखिए यहाँ पर अभी जो ये पॉसिबिलिटी है वो ये है कि नेक्सो जो है वो इनको एक्वायर कर सकती है। देखिए उनके लिए भी इतने टाइम से उन्होंने पूरी फर्म को ये बिल्ड किया है, तो इससे निकलना इट्स नॉट इजी, उनको पे बैक करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर वो पे बैक नहीं करेंगे तो वो बहुत उनके लिए ही प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी। तो पॉसिबली आने वाले दिनों में, तो मेरे को समझ में आ रहा है, वो कुछ यहाँ पर डील्स वगैरह जब एक बार उनकी क्लोज हो जाती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यूजर को पे बैक कर देंगे। बाकी देखते हैं किस तरह से चीजें जो है अनफोल्ड होती हैं, बाकी पेशेंस से वेट ही करना पड़ेगा। मेरे खुद के फंड्स जो हैं थोड़े से वर्ल्ड के अंदर भी यहाँ पर डिपॉजिट है, बट या अदित्य, इस पूरे वर्ल्ड एपिसोड का क्रिप्टो इंडस्ट्री पर, स्पेशली इंडियन एक्सचेंजेस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इधर भी नेगेटिविटी जो है वो आएगी इस क्राइसिस को देखते हुए? देखिए, एक तो ये लेसन है काफी बड़ा कि मतलब यहाँ पर जो आप लेंडिंग वगैरह या हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, तो उस वो कहाँ से आ रहा है वो क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हुआ कि आपके फंड्स जो है कहीं पर भी यूज हो रहे हो और अभी तो पता भी नहीं हो सकता है काफी सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स या बहुत सारे दूसरे एक्सचेंजेस भी हो, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी हो, जो ये चीजें यूज कर रहे हो, जो आने वाले टाइम पे हमारे सामने क्लियर होगा। तो अभी तो देखिए बेस्ट यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी है कि हम वेट करते हैं ये सिचुएशन सॉल्व हो, क्योंकि अगर ये नहीं सॉल्व हुई ना, तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी, इंडिया के अंदर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि एक बड़ा नाम था वॉल्ट, उनके साथ इतना बड़ा केस हो रहा है, तो उसके कारण और स्ट्रिक्ट और रेगुलेशन यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी स्टांस जो है इतना यहाँ पर फ्रेंडली नहीं है क्रिप्टो को लेकर। तो इट इज बेटर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री कि वॉल्ट भी जो है सिचुएशन को सॉल्व करें, यूजर्स को फटाफट जो फंड है वो पे बैक करें। ओके आदित्य, जैसे आपने बात की कि लाइक नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोज, जब लास्ट टाइम क्रिप्टो एक्सचेंजेस से रिलेटेड हमने बात की थी, तब भी आपने हार्डवेयर वॉलेट का जिक्र किया था, और अभी जो है वो अभी भी हार्डवेयर वॉलेट की बात आई है। तो जो नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, जो नए हैं, उनको ये हार्डवेयर वॉलेट का जो कॉन्सेप्ट है उनको नहीं पता है, तो ये आप क्लियर करें कि हार्डवेयर वॉलेट क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और ये कैसे क्रिप्टो को सेफ रखते हैं। एंड हाँ, कौन सा हार्डवेयर वॉलेट सेफ है, कैसे चूज करें हार्डवेयर वॉलेट, ये भी आप बताएं। तो हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली ये होता है कि आप जैसे एक यूएसबी जो डिवाइस होती है, उस तरह का एक यूएसबी डिवाइस होता है। एंड बेसिकली होता ये कि ये जो वॉलेट होता है, इस वॉलेट के अंदर आपका ब्लॉकचेन का जो एड्रेस होता है वो स्टोर्ड होता है, और आपकी एक प्राइवेट की होती है जिसको आप खुद ही मैनुअली एक्सेस कर सकते हैं। अब क्रिप्टो के अंदर, ये आज के डेट में इंटरनेट वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई ऑनलाइन आपके जो वॉलेट है उस पर हैक नहीं कर ले। जैसे अगर आपका मेटामास्क का वॉलेट हो गया या कोई भी ऑनलाइन वॉलेट हो गया क्रिप्टो का, कल को आप इंटरनेट पे ब्राउज करें तो हो सकता है कोई मेलवेयर हो आपके कंप्यूटर के अंदर, या कोई हैकर ही आपके कंप्यूटर पे अटैक कर दे, तो वो चोरी कर सकता है, आपने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया।
अब उससे सेव करने के लिए जो एक तरीका होता है वो होता है हार्डवेयर वॉलेट का, जिसको आप सिर्फ तब इंटरनेट से कनेक्ट करो जब आपको उसके अंदर कुछ फंड्स ट्रांसफर करने हैं, या तो उसके अंदर उस वॉलेट के अंदर आपको सेंड करने हैं, या फिर आपको उससे बाहर निकालने हैं, तब आप कनेक्ट करो। बाद में फिर उसको आप डिस्कनेक्ट करके अपने घर पे कहीं पर भी रख सकते हो। तो जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है तो कोई उसमें चोरी कर नहीं सकता, अनलेस आपके घर पे आके कोई चोरी करके उसको लेके नहीं जाए। लेकिन तब भी वो तभी निकाल सकते हैं जब उनके पास वो प्राइवेट की और आपका जो सीक्रेट सीड की है वो उनके पास हो। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपके फंड्स के हैक होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। अब देखिए जैसे एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंजेस भी क्या करते हैं, जैसे उनके पास जो यूजर्स के फंड भी आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट रहता है हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट का। तो हॉट वॉलेट क्या होता है, वो लाइव वॉलेट होता है जो इंटरनेट से पूरे टाइम कनेक्टेड रहता है, और उसमें थोड़े से फंड्स वो रखते हैं और उसी को यूज करते हैं जब आप भी कोई भी यूजर फंड को अपने विड्रॉ करता है। और जो मेजोरिटी फंड होता है वो कोल्ड वॉलेट के अंदर रखते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, ताकि कल को अगर चोरी हो तो हॉट वॉलेट में से चोरी हो जाए, लेकिन कोल्ड वॉलेट जिसमें मैक्सिमम फंड है वो चोरी नहीं हो जाए। तो इसलिए वो कोल्ड वॉलेट का ये कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, आप इसमें देख सकते हैं लेजर देख सकते हैं, आप ट्रेजोर देख सकते हैं, और कोल्ड वॉलेट करके भी आता है, उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। आदित्य, जैसे आपने कुछ नाम बताए यहाँ पे, तो यहाँ एक क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगा व्यूअर्स की तरफ से कि आपके कहने का कि क्या ये मतलब है कि कोई भी रैंडम हार्डवेयर वॉलेट ना बाय किया जाए, बिकॉज उसमें हैकिंग के, क्रिप्टो लूज करने के जो चांसेस है वो भी हो सकते हैं, कुछ फेक स्कैम वॉलेट्स भी यहाँ पे जरूर होते होंगे जिनमें लोग जो है वो फंस सकते हैं? एब्सोल्युटली अयाज जी, इसलिए मैंने जो अब ये नाम लिए ना, ये ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो काफी टाइम से इंडस्ट्री के अंदर, जैसे ट्रेजर को आप देखेंगे या लेजर को आप देखेंगे। एंड हमेशा ये मेक श्योर करिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर आप इन वॉलेट्स के अंदर अपने फंड रखने वाले हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, तो आप बाय करें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से बाय करें। आपको हो सकता है थर्ड पार्टी काफी दिख जाए या अलग आपको सेलर्स दिख जाए, अगर वो भी दिखते हैं तो उसमें आप देखना कि वो ऑथराइज्ड हो उस ब्रांड के साथ। सिर्फ रैंडमली अगर आपको कोई सेकंड हैंड बेच रहा है या आपको ऑनलाइन किसी शेडी साइट के ऊपर आपको सस्ते में मिल रहा है, वहां पर आप मत खरीदना, क्योंकि 1-2 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में आप लाखों यहाँ पर लूज कर सकते हो। तो ये मेक श्योर करना, अगर आप देखोगे एक लेजर देख सकते हो, आप एक ट्रेजर देख सकते हो, और अगर ऑर्डर भी करो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना। और जब आता भी है, मेक श्योर कि वो पूरा प्रॉपर्ली सील्ड हो। एंड अच्छा ये रहता है कि आप उसको क्या रीसेट कर सकते हो, तो जब आता है उसको एक बार रीसेट कर लो। एंड इन वेबसाइट पे जाके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे लेजर और ट्रेजर के उस पे जाके सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके, कि क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो वो भी कुछ मेजर्स है जो आप बेसिकली ले सकते हो। फाइन आदित्य, दिस वाज हेल्पफुल। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने देखी है, मतलब पिछले दिनों की कई पॉपुलर यूट्यूबर्स जो है वो स्कैम कॉइन्स, स्कैम प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। काफी बार मैंने देखा पिछले दिनों, लाइक कोई पीएनपी कॉइन कर रहा था एंड कुछ दूसरे कॉइन्स भी थे, उनको प्रोजेक्ट्स को मतलब प्रमोट कर रहे थे। इनके करोड़ों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं एंड इससे लोगों का बड़ा नुकसान हो सकता है एंड पूरी इंडस्ट्री को लोग स्कैम समझ लेंगे फिर अगर ऐसा चलता रहेगा। तो ऐसे में फेक कॉइन्स का प्रमोशन जो है उनसे लोग कैसे बचें, कैसे दूर रहें, ये थोड़ा आप समझाएं। एब्सोल्युटली अयस जी, आई थिंक ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड एक रीजन जिसके कारण मैंने भी अपना जो चैनल स्टार्ट किया था वो यही था कि जब मेरे को दिख रहा था कि बहुत सारे स्कैम जो है गलत तरीके से प्रमोट हो रहे हैं, तो आई वांटेड टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट देम। तो हमने भी ये कोशिश करी कि हम लोगों को अवेयर करें और उनको बचाएं। एंड अभी भी काफी हमको बुरा लगता है देख के कि जिस तरह से स्कैम्स जो है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम यहाँ पर आएंगे। स्कैमस्टर्स का तो काम ही यही है कि उनका डेडिकेशन इसी चीज में होता है कि कैसे लोगों को नए तरीके से स्कैम करें। अब यहाँ पर जो आज के डेट में हम देखेंगे यूट्यूब के अंदर या इन्फ्लुएंसर्स हो गए, चाहे इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, बहुत लोग आ गए हैं जो एट टाइम्स यहाँ पर पेड प्रमोशंस भी करते हैं। अब देखिए पेड प्रमोशन करना कोई बुरी बात नहीं है, वो अपना कंटेंट डाल रहे हैं, उनकी मेहनत लगती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी किसी चीज को प्रमोट नहीं करते जो स्ट्रेट अप यहाँ पर स्कैम है। जो आज की डेट में अभी रिसेंटली हमको ये देखने को मिला। देखिए क्रिप्टो के जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका थोड़ा सा ये रहता है कि उनकी कम्युनिटी जो है ना आया जी, वो क्रिप्टो में काफी टाइम से, तो वो समझ जाते हैं कि क्या चीज सही है क्या नहीं है, उनको थोड़ा आइडिया होता है क्रिप्टो के बारे में। लेकिन एक प्रॉब्लम जो भी रिसेंटली हमने देखी है वो ये है कि काफी ज्यादा, इनफैक्ट आया जी न्यूज मीडिया के अंदर भी काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रमोट किया गया जो इन दी एंड यहाँ पर स्कैम निकले। तो ऐसी काफी यूट्यूबर्स भी हैं जो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर देते हैं। एंड होता ये क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको क्रिप्टो के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो इस पूरे मार्केट को देख रहे हैं, तो वो गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर उनका जो इम्पैक्ट होता है उनको पता नहीं होता है कैसे करना है, तो वो उसका इम्पैक्ट काफी नेगेटिव होता है। और जब स्कैम होते हैं तो पूरी इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो जाता है कि बिटकॉइन भी स्कैम है और बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है, पूरी इंडस्ट्री जो है वो भी स्कैम है। तो मतलब आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए कभी भी कोई चीज आप इन्वेस्टमेंट करें ना, अगर आप किसी की बात सुन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सही तरीका नहीं है, फिर आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब तक आप, क्योंकि इन दी एंड पैसा देखिए आपका है। पैसा अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे आप खुद कमाएंगे, लूज किया तो आप खुद लूज करेंगे, कोई और आपको बचाने नहीं आने वाला है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, सुने आप सबकी, लेकिन करें खुद की रिसर्च करके। एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो खासकर स्पेशली अगर कोई कॉइन या आपको कोई प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कोई ओवरशिल करता हुआ मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करके कि इतना बढ़ गया आप इतना कमा लोगे, तो उसमें तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट मत करिए। मैं तो आपको यही बोलूंगा।
आदित्य, मैं अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी जब पढ़ता हूं तो लोग किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट करके पूछते हैं कि भाई एक्स कॉइन के बारे में आप बताओ, हमें वाई कॉइन के बारे में बताओ, जो एकदम नए कॉइन है, नए प्रोजेक्ट हैं, एंड दे कुड बी स्कैम्स। सो ऐसे में व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोज को छोड़कर इन नए प्रोजेक्ट्स के, नए कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके बारे में पूछते हैं? देखिए ऐसे ही होता ही है कि क्रिप्टो में क्या कॉइन्स बहुत सारे हैं, तो जब लोग दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो भी ट्रेड करके कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट है जनरेट कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि हम शायद नए कॉइन्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। एक चीज जो मैंने काफी सुनी है वो ये है कि बिटकॉइन तो ऑलरेडी इतना महंगा है, इथेरियम तो ऑलरेडी इतना महंगा है, तो इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है। लेकिन महंगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोटे पार्ट्स के अंदर नहीं बाय कर सकते। अगर आप चाहे 100 रुपए का, 10 रुपए का भी बाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है, बेटर स्ट्रैटेजी देखिए ये रहेगी, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर मेजरली अगर आप देखेंगे ऐसे कॉइन्स पे ज्यादा ट्रस्ट करिए जो काफी टाइम से मार्केट के अंदर हैं, जो ट्रस्टेड हैं और एक्चुअली में उनके अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्गर और एक्चुअली में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन देख सकते हैं, आप इथेरियम देख सकते हैं। एंड फिर भी उसके बाद अगर आपको नए कॉइन्स में ट्राई करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो पूरा पोर्टफोलियो मत लगाइए। आप जो क्रिप्टो में पैसा जो भी लगा रहे हो आप उसमें से 5% निकाल लीजिए। कल को अगर वो 5% डूब भी गया, कम से कम आप ऐसी सिचुएशन में तो नहीं होंगे कि आपका बड़ा अमाउंट चला गया। गलती ये होती है कि लोग नए कॉइन्स को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन कॉइन्स में पोटेंशियल नहीं हो सकता, कोई अच्छे कॉइन्स भी निकल जाए तो जो काफी अच्छे नेक्स्ट इथेरियम में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बन जाए, लेकिन रिस्क भी वहां पर रहता है। तो गलती ये करते हैं काफी लोग कि वो लालच के चक्कर में पूरा जो पैसा है वो एक कॉइन के अंदर लगा देते हैं, और फिर वो एक कॉइन ही अगर यहाँ पर स्कैम निकल गया तो आप पूरा पैसा लूज कर सकते हैं। तो बेटर ये बिटकॉइन इथेरियम में इन्वेस्ट करिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज करके, रुपी कॉस्ट एवरेज करके 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव रखिए। फिर भी आपको दूसरे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा लग रहा है, 3% 5%, इतना कि कल को चला भी जाए तो आपको हर्ट नहीं करे कम से कम। आदित्य, इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जो मुझे याद आया, जो आई थिंक डोज फाउंडर का है, कि क्रिप्टो में 95% प्रोजेक्ट्स जो है वो स्कैम होते हैं। सो जैसा मार्केट में हो रहा है, प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरी तरह क्रैश हो जा रहे हैं कभी कभी, तो क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या प्रोजेक्ट स्कैम है क्या नहीं। मैं ये बोलूंगा 90% जो कॉइन्स हैं वो स्कैम होते हैं, लेकिन 99% कॉइन्स जो है, 99.9% कॉइन्स जो है वो फेल होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके सब स्कैम है, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये वही फेज है यार जी, जैसे इंटरनेट का टाइम था, नई टेक्नोलॉजी आई तो हर कोई बिल्ड कर रहा है कि हम क्या चीज बना सकते हैं। जैसे नया खिलौना आता है ना, तो डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं। तो इंटरनेट के टाइम पे भी यही हुआ था, सारी कंपनी जो उन्होंने एक्सप्लोर करना कोशिश करी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इंटरनेट पे आगे जाके क्या यूज होगा, और काफी सारी कंपनीज ने बनाई यहाँ पर चीजें। लेकिन फिर उसके बाद जब हमको .com बबल देखने को मिला, तो वो बबल आया और तब हुआ क्या, मोस्टली जो कंपनीज आप देखेंगे 99% सब कोलैप्स कर गए, उनके जो मार्केट रेट्स थे वो भी कोलैप्स यहाँ पर कर गए। लेकिन जब वो बबल फटा तो उसके बाद अच्छी कंपनीज भी हमको देखने को मिली। अमेजॉन आप देख लीजिए, ऐसे कितनी सारी बड़ी कंपनीज जो है हमको देखने को मिली। वही जो अभी चीज है हमको करंटली क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रही है, जहां पर लोग जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको पैसे बनाने हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में वो चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको वो यहाँ पर डेवलप करें। तो इसमें 99%, 99.9% जो है वो आने वाले टाइम में जब ये बबल एक तरह से बर्स्ट होगा, वो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में कुछ चेंज कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जो आने वाले टाइम पे, जैसे इंटरनेट पे हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं, आज से 10-15 साल पहले शायद सोचते भी नहीं होंगे कि हम यूज करेंगे, वैसे ही वो आगे आने वाले टाइम के अंदर 15-20 साल के अंदर चीजों को चेंज करेंगे। आदित्य, अभी हम इंटरनेट बबल की बात कर रहे थे कि बबल्स बर्स्ट हो जाते हैं। सो इनमें अगर बिटकॉइन की भी बात करें तो भाई कहीं बात हो रही थी $100,000 की, एंड अब ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है जो कह रही है कि बिटकॉइन $10,000 तक चला जाएगा, इतना नीचे। सो क्या चल रहा है मार्केट में, इतना डाउनफॉल क्यों है, जरा ये बताएं। तो यार जी, जैसे लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई थी तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे बिटकॉइन के अंदर हमको हमेशा एक साइकिल जो है ना वो रिपीट होता हुआ देखने को मिलता है, कि 2 साल का यहाँ पर आता है बुल मार्केट जहां पर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और उसके बाद 2 साल का यहाँ पर आता है बेयर मार्केट, जो आइडली अगर हम देखेंगे 2020 2021 ये एक बुल मार्केट का टाइम था जहां पर बिटकॉइन पूरा क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब उसके बाद 2 साल का एक टाइम आ गया साइकिल के अकॉर्डिंग जहां पर मार्केट स्लो यहाँ पर रह सकता है। एंड किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप देखेंगे ना, जब एकदम से बुल रन आता है, काफी लोग जो होते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सब मार्केट कैसे चलता है कि नए लोग आके इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं आके तो वो इन्वेस्टमेंट जो है स्लो जाता है और रुकता है। तो वही जो साइकिल है हमको देखने को मिल रहा है। और अभी इकोनॉमिक कंडीशंस भी जो है, अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट जिस तरह से अभी जो इंटरेस्ट रेट है उसको राइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, जितने इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिसेशन भी हमको देखने को मिल सकता है। एंड अब जब इंटरेस्ट रेट होता क्या है कि अभी जो जैसे आरबीआई को आप देखेंगे या फिर यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व को देखेंगे, जब वो इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, जो कोविड के बाद कम कर दिए थे तो लोन लेना बड़ा आसान था, तो लोगों ने खूब लोन लिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया, जो सेविंग थी उसमें से भी पैसे निकाले क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था।
लेकिन अब वो चीजें जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट को राइज किया जा रहा है। तो पूरा इकोनॉमिक कंडीशन जो है ग्लोबली भी हमको ये पूरी सिचुएशन देखने को मिल रही है, साथ में बिटकॉइन का जो बुल साइकिल है, बेयर साइकिल है, वो भी प्ले आउट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है बिटकॉइन पे इंपैक्ट आ रहा है, बाकी मार्केट पे भी आ रहा है। रही बात ये कि बिटकॉइन जो इतना ज्यादा फॉल कर गया, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज पहले नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे 2013-14 के टाइम पे, तब भी बिटकॉइन जो था अपने ऑल टाइम हाई से 80-85% का करेक्शन किया था उसने, फिर बॉटम बना के थोड़ा ऊपर राइज किया था। नेक्स्ट जो उसका जो लास्ट हमारा बुल रन था 2017 के अंदर, तब भी यहाँ पर 80-85% का जो करेक्शन था देखने को मिला हमको। अब यहाँ पर 74% का जो करेक्शन है यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो ये लगता है जी कि देखिए इस साल के अंदर, नेक्स्ट साल और नेक्स्ट ईयर के अंदर भी पॉसिबली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है। देखिए नीचे आ जाएगी, थोड़ा एक जोन के अंदर ट्रेड करेगी, लेकिन ऑल टाइम हाई जो है 2024 के बाद पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी जब हाफिंग इवेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रही बात कितना नीचे जा सकता है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि कोई भी चीज जो जनरेट होती है, जैसे बिटकॉइन को आप देखेंगे, बिटकॉइन जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड को माइन करने के लिए जो खर्चा लगता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर गोल्ड की प्राइस उस खर्चे से नीचे चली जाए तो गोल्ड को माइन करने का कोई उसमें सेंस नहीं रहेगा, राइट। वैसे बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन की भी एक माइनिंग कॉस्ट होती है। अगर आपको माइन करना है, आप माइनर जो नए बिटकॉइन को जनरेट करते हैं, तो उसके लिए उनको हार्डवेयर बाय करना पड़ता है, एसेक माइनर्स बाय करने पड़ते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंज्यूम करनी पड़ती है, पूरा मैनेजमेंट रखना पड़ता है जो ध्यान रखे, मेंटेनेंस रहती है। तो उसको जो बाय करते हैं, और अभी जो आप देखेंगे एफिशिएंट माइनर जो है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालें कि एक बिटकॉइन को माइन करने में कितना कॉस्ट यहाँ पर पड़ जाता है, तो वो यहाँ पर बन जाता है 10 से लेके आप $13,000 के बीच में यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है करेक्शन आने की, मतलब इस रेंज के नीचे प्राइस जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए रह नहीं सकती, क्योंकि अगर वो रहेगी तो फिर माइनर्स के लिए उसको माइन करना सेंसिबल नहीं। एक हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ता हो जाए, फिर भी ठीक है, लेकिन उनके लिए सेंसिबल नहीं रहेगा। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन आया था और $3,300 के अराउंड प्राइस आई थी। वही पॉइंट था जहां पर जो माइनर्स थी, उनकी जो माइनिंग कॉस्ट थी वो इसी रेंज के अराउंड यहाँ पर थी, जो अभी 10 और 12 या 13 के अराउंड चल रही है। अब बिटकॉइन की जब हाविंग होती है अया जी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन हाविंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है कि अभी जो बिटकॉइन की हाविंग जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि माइनर जो ये रिवॉर्ड को माइन कर रहे हैं वो आधे में कट हो जाएंगे। तो अब 2024 में फिर से हाविंग का इवेंट आएगा, तो अभी जो रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं बिटकॉइन के वो आधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बिटकॉइन जो अभी माइन कर रहे हैं 10 से 13 हजार में, वो और डबल हो जाएगा। तब उनको लगेंगे 20,000 से लेके $26,000 एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए। तो इसी कारण से ये पेन का पीरियड अभी हो सकता है, जहां पर हो सकता है प्रॉब्ली प्राइस जो है 10 या 13-14 thousand डॉलर्स तक भी आ जाए, क्योंकि वही एक सपोर्ट का जोन बनता है। लेकिन ओवरऑल 2024 का एक टाइम हो सकता है जिसके बाद आप प्राइस के अंदर रिटर्न मान सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक जोन है जो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जहां पर प्रॉब्ली प्राइस जो है अगर आती भी है इसके नीचे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहनी चाहिए। सो यू मीन टू से कि हाविंग इवेंट पर जो माइनिंग रिवॉर्ड प्राइस रहता है बिटकॉइन का, वो आगे भी सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है बिटकॉइन के लिए। मतलब सपोज कि अभी 13,000 है तो आगे 25-26,000 जो है वो सपोर्ट जोन होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए अभी तो क्या है, अभी 10 से 13,000 हो गया, कि मतलब ये तो माइन करने का कॉस्ट है बिटकॉइन को, इसके नीचे चला गया तो माइन करने का सेंस नहीं रहेगा, है ना। तो अब इतने लोग जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मार्केट ही मतलब उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है कि प्राइस उसके ऊपर रहे। अब जब ये हाविंग हो जाएगा तो ये जो 10 से लेके अभी 13 की हम बात कर रहे हैं, ये उनके लिए अगर हैश रेट और माइनिंग पावर और बढ़ गई तो वो ये 20,000 26,000 उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो तब अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है, आप मान लीजिए माइनिंग की कॉस्ट लग रही है 20,000 26,000, लेकिन प्राइस यहां पर चल रही है $17,000 $20,000, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो फंडामेंटली अगर हम देखें जिस तरह से जो पूरा ये मॉडल है, इट वोंट मेक सेंस। तो उस अकॉर्डिंग यूजुअली हमने ये देखा कि हाविंग का जब इवेंट आता है, हाव होता है, एंड फिर उसके बाद फिर प्राइस जो है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब आप भी इन्वेस्टमेंट का अगर सोच रहे हैं, ये एक आपको आइडिया दे दिया, उस अकॉर्डिंग आप भी प्लान कर सकते हैं। हमेशा क्रिप्टो वॉलेटाइल है, तो इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के अपने फाइनेंशियल्स को देख के डेफिनेटली करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही इन्वेस्टमेंट कर दें, थोड़ा लगाएं पोर्टफोलियो का जो आपका है 3-4% जो जितना आप रिस्क ले सकते हैं। अरे तो एक और बात आपसे पूछूंगा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, कि कुछ ऐसे कॉल्स मुझे अक्सर आ जाते हैं, लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कि भाई हमने बिटकॉइन में तो इन्वेस्ट नहीं किया, इथेरियम में इन्वेस्ट नहीं किया, बट ऐप में जाकर रैंडम टोकन्स हमने देखे, कॉइन्स देखे, उनको खरीद लिया, जिनमें ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था उनको हमने ले लिया, अब वो जो है वो सब 90% तक डाउन हो गए, नीचे चले गए। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि व्हाट शुड दे डू, उनके वो क्या करें, मतलब सबको सेल कर दें, होल्ड करें, मतलब क्या करें वो लोग?
देखिए एस जी, आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई इस फेज से निकलता है। इनफैक्ट मैंने भी जब कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी इनिशियली, मैंने भी ये मिस्टेक करी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मिस्टेक देखिए आप लाइफ में तो हर जगह करते हैं, जरूरी ये है कि उस मिस्टेक से आप सीखें और आगे जो चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्लान करें। देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप कोई भी मार्केट है, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, चाहे स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, कहीं पर भी बिना सोचे समझे अगर आप इन्फ्लुएंस होके फोमो में कि आप मिस आउट कर जाएंगे, लालच में आके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि शायद मेरा किसी और का लक चला गया तो मेरा भी लक चल जाएगा, शायद मैं भी पैसे कमा लूं। और जब भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके 0.01% चांस है कि आप एक्चुअली में कुछ पैसा बना पाएंगे, ज्यादा परसेंटेज आपका यही है कि आप पैसा जो है वहां पर लूज करेंगे। तो इसलिए देखिए ये जो चीज है, ये समझ लीजिए पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में हर कोई पैसा कमा लेता। तो मेहनत हर जगह लगती है, चाहे आप किसी भी मार्केट में आते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आगे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो होता है कहीं पर भी होता है, पूरी अपनी रिसर्च करिए, सुनिए सबकी, लेकिन खुद की रिसर्च करिए, प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर पैसा लगा रहे तो सिर्फ क्रिप्टो में लगा दिया, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग अगर आप करेंगे वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। एंड अभी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पोर्टफोलियो डाउन है, तो बेटर ये है कि आप ये प्लान करें, जो हो गया वो हो गया, उसमें तो कुछ आप चेंज कर नहीं सकते। आप ये प्लान करिए कि आपने जो गलतियां करी हैं वो आप आगे किस तरह से रिपीट नहीं करें, और अब आपके पास आगे ऑप्शन जो है यहाँ पर है क्या, क्योंकि जिंदगी जो है वो आगे मूव ऑन करती है, किसी के लिए टाइम जो है वेट नहीं करता है। आदित्य, यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड लेते हैं कि जैसे कि 30% टैक्स लग रहा है अब, तो एक लेमैन, एक आम इन्वेस्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा? सपोज उसने साल में 50 सेल किए, 60 बार सेल किया, तो वो टैक्स रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा एक्सचेंज के लिए? मतलब क्या एक्सचेंजेस इसके लिए कोई नया मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं क्या? हाँ जी एस जी, तो अभी ये जो चीज़ है टैक्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ पर होंगे। एंड देखिए जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो किसी का पोर्टफोलियो सिर्फ 1,000 रुपए का हो, किसी का 1 करोड़ का भी यहाँ पर हो सकता है। तो सबके लिए टूल्स आने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी इंडियन एक्सचेंजेस है वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनका जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जैसे अगर वो यहाँ पर क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो टू INR भी ट्रेड करते हैं, या जो भी प्रॉफिट वो जनरेट करते हैं, उसको लेके जो प्रॉपर स्टेटमेंट है कि कहाँ पर आपका कितना कटा है, कितना आपने TDS पे कर दिया, कितना आप टैक्स टैक्स के लिए यहाँ पर लायबल हो जाते हो प्रॉफिट के बेसिस पे। तो उसके जो टूल्स हैं ऑलरेडी एक्सचेंजेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड आने वाले दिनों में जो है हमको देखने को मिल सकते हैं वो। ओके, होप कि इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अच्छा मैकेनिज्म ऐसा आ जाए, जल्दी आ जाए, मार्केट भी कुछ बेहतर हो जाए। नाउ थैंक्स आदित्य फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। आज आप हमारे साथ जुड़े एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह दूर किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आगे फिर से आपसे जुड़ेंगे क्रिप्टो पर एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।